सो गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज विशाल। सो सामने आप देख रहे हो यामाहा R1 है, लेटेस्ट शेप है, 2018-19 का मॉडल है। उर्वेश भैया की बाइक है। हाय भैया, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताएं कैसे हैं? ऑल वेल भैया। तो काफी टाइम लोगों से हम प्लान कर रहे थे भैया के साथ शूट करने का, फाइनली हम शूट करने आए। और फ्रेम के अंदर जो बाइक है वो यामाहा R1 है, लेटेस्ट वाली वेरिएंट है जो अभी करंटली आती थी, अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है भैया? डिसकंटिन्यू कह रहे हैं कि यूरोप में हुई है, वर्ल्ड हाँ, वाइड हुई नहीं है बिल्कुल। बट वैसे भी इंडिया में तो 2019 के बाद ही ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। हम्म। तो हम लोगों को तो वैसे भी देखने को मिलती नहीं है एंड आई वाज ब्लेस्ड कि हाँ मैं इसको टाइमली परचेस कर पाया था। बिल्कुल। तो 2018 नवंबर की गाड़ी है ये, 4 नवंबर को ली थी मैंने। एंड गाड़ी आप लोगों के सामने है, 2018 में थी। ये राजस्थान की इकलौती बाइक है R1, क्योंकि जो ये शोरूम जिसने मुझे बाइक दी थी वो शोरूम भी बंद हो गया और अच्छा। उसके बाद वो इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। रीज़न सबसे बड़ा वो यही है कि यामा जो है वो यामा इंडिया R1 के कस्टमर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है। सच है। इवन एक फ़नी केस बताता हूँ, मैंने R1 की डिलीवरी ली थी, उसके 4 या 5 दिन बाद मेरे पास कॉल आया था उस डीलरशिप से कि भैया आपकी R15 की डिलीवरी कैसी रही। R15 की डिलीवरी? R15 की डिलीवरी कैसे रही, क्योंकि उन लोगों के लिए R1 एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। वैसे भी यामा इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी बाइक है, MT-09, MT-10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने मुझे कहा था कि R1 की डीलरशिप, R1 की आपकी डिलीवरी कैसे रही। तो मैंने कहा कि R15 की डिलीवरी, ये R1 है। तो बोले हाँ सर सॉरी, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो इवन दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज। बिल्कुल। फिर उसके बाद वही है कि किसी और ने ली नहीं, एक तो इसका सर्विस सेंटर भी बंद हो गया और फिर जो इसका इंजन का जो एग्जॉस्ट नोट है वो हर किसी के टाइप का नहीं है। बिल्कुल, हर मेरा किसी को तो समझ चलो नहीं आता। R1 ड्रीम है तो मुझे तो लेनी ही थी। बट अगर एक नॉर्मल आदमी के लिए बताऊं तो ही इज इनटू लाइक कि वो बूसा वाली आवाज़ होनी चाहिए, ZX10R वाली फ्लैट इनलाइन प्लेन वाली आवाज़ होनी बिल्कुल होनी चाहिए। R1 की आवाज़ तो बिल्कुल अलग ही है। तो वो एक रीज़न था कि काफ़ी लोगों ने इसको लिया नहीं था। फिर कंपनी का भी कुछ ज़्यादा इसका सेल्स को लेके कुछ उन्होंने मार्केटिंग भी करी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि ये गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है इंडिया में, मतलब लोगों ने खरीदी भी है। हार्डली 11 या 12 बाइक से पूरे इंडिया में बस। बिल्कुल है। तो बस वही है कि उस चक्कर में थोड़ी रेयर है, थोड़ी एक्सक्लूसिव है, बट एक्सक्लूसिविटी के साथ आपको फिर इश्यूज भी आते हैं। सच है। सर्विसिंग के इश्यूज आ जाते हैं, आपको पार्ट्स नहीं मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। बिल्कुल। कोई आपको कंपनी से कांटेक्ट नहीं आता है, कोई सर्विस शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। वॉट एवर यू हैव टू डू बाय ओन। तो आपको कुछ वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बैक एंड सपोर्ट नहीं है। जैसे इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था विशाल भाई, मैं आपको बताऊं। गाड़ी लेने के 1 या 1.5 महीने बाद की बात है, मैं सिटी में ही गाड़ी चला रहा था, अचानक से बंद हो गई। तो आई थॉट के सुपर बाइक है, मेरे को क्लच का शायद एक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो बंद हो गई। मैंने इसको चालू करा, थोड़ी सी आगे चली फिर बंद हो गई। तो मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई नहीं, तो फिर उसके बाद ये चालू हुई नहीं, बैटरी पूरी डेड हो गई थी सडनली। हाँ सडनली पूरी बैटरी डेड हो गई थी। तो मैं वही सोच रहा था कि बैटरी डेड होने का रीजन क्या है। गाड़ी तो अभी हार्डली 300-400 किलोमीटर चली है और 1.5 महीना हुआ है। फिर इसको मैं ना बैटरी चार्ज कराई जैसे संभव, और इसकी बैटरी बहुत डिफरेंट आती है। हाँ, सीट के नीचे था तो खोलने में भी बहुत इशू है, अजमेर में नॉलेज नहीं है। फिर इसकी बैटरी चार्ज कराई, थोड़े दिन चली, मैं हाईवे पे था, चलते चलते ये बंद हो गई। अच्छा। हाईवे पे बंद हो गई। तो फिर उसके बाद मैं इसको टो करा के जयपुर वाले सर्विस सेंटर ले गया था। अच्छा। वहाँ पे लेके गया तो इवन देवर लाइक यार बैटरी का तो इशू हो नहीं सकता क्योंकि नई बाइक है। देन उन्होंने मुझे दी, मैं दिल्ली जा रहा था एक्चुअली कुछ काम से, इसके ना कुछ पार्ट्स लगवाने थे। तो मैं दिल्ली लेके गया, वापस आया, आते आते फिर बैटरी पूरी खत्म हो गई। तब मुझे बाद में पता पड़ा कि इसका बैटरी का इशू था। अब इसकी 17-18 हज़ार रुपए की बैटरी आती है। बिल्कुल आती ठीक है। अब वो बैटरी का इशू आया था, मैंने कंपनी कॉल करा एंड ट्रस्ट में विशाल भाई, मतलब इतना बुरा तो आप एक एक्टिवा वाले बंदे के साथ भी नहीं करोगे जितना यामा इंडिया ने करा था। एंड दे डिडंट गिव अ शिट कि भाई मैं ओनर कौन हूँ, क्या हूँ। उसका मैनेजर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे मतलब जयपुर वाले तो बहुत अच्छे थे बेचारे, लेकिन उनका ही आगे से सपोर्ट नहीं आ रहा, तो वो बेचारे भी अपने एंड पे क्या करेंगे। प्लस इसकी बैटरी कहीं अवेलेबल नहीं थी, नहीं होती। फिर मैंने उनसे काफ़ी कांटेक्ट करा, सब कुछ करा, बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा ये तो वारंटी में नहीं आएगी क्योंकि ये जापान से आती है। और उनका जो रीज़न था ना वो बहुत फनी था कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। सच है। तो बोला उस चक्कर में बैटरी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई और बैटरी डेड हो गई। और मुझे लेने के 1.5 महीने बाद 15-20 दिन तो शोरूम ही खड़ी रही। लेने के उसके बाद मेरे को अपनी जेब से 18-19 हज़ार रुपए की नई शीडो की बैटरी लगवानी पड़ी। और कितने टाइम के अंदर ऐसा हो गया था? लेने के 1 महीने के अंदर, मतलब 300 किलोमीटर चली थी हार्डली। ये तो बहुत ही मतलब। और सबसे बड़ी चीज, चलो हमको पैसे लगाने में भी दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो मिले। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं मैनेजर को कॉल कर रहा हूँ एंड विश्वास करोगे यामा इंडिया का जो मेन मैनेजर जो इंडिया लेवल संभालते हैं उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया था फिर मुझे। क्या बात? हाँ उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। गंदा फीडबैक। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही थी कि मैं आपको बैटरी बाहर से ला के दे दूंगा बट प्लस उसकी भी वारंटी नहीं आएगी, तो अगर ख़राब हो जाती है तो
आप अपने ऊपर है, आपको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जीरो नेटवर्क सपोर्ट तो है उनके लिए मतलब कोई मैटर नहीं करता कि आप 25 लाख की बाइक बेच रहे हो, खरीदो तो ठीक है, नहीं खरीदो तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उनको कोई बेचने से फर्क ही नहीं है। दे आर हैप्पी विद R15 एंड ऑल। रेस्ट उसको छोड़ के मुझे बाइक के साथ कोई भी इशू नहीं आया है। 12,000 समथिंग मैंने चला ली है, क्या बात है। कोई भी इशू इसके अंदर नहीं है आज तक, ना ये कभी रास्ते में अटकी है, कभी खराब हुई है। हाँ, एक सर्विसिंग का प्रॉब्लम आता है, जैसे मुझे अभी 5 साल हो गए इसके साथ, तो हर साल मैं इसकी एक बार सर्विस करा लेता हूँ या 1.5 साल में करा लेता हूँ अपने एंड पे कि हाँ भाई कूलेंट चेंज करा दिया, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर BMC का डला हुआ है इसमें, तो वो करवा लिया, क्लीन करा दिया। और अपना ब्रेक ऑयल, जैसे इसके ब्रेक ऑयल भी मैंने चेंज कराया नहीं, क्योंकि ब्रेम्बो की इसके अंदर ब्रेक्स लगा रखे RCS। अच्छा, RCS लगाया हुआ है, RCS 19 Corsa। ये भी काफी एक्सपेंसिव है, ये कितने का पड़ा आपको? 39 का पड़ा था। 39 का था। फिर ब्रेक पैड्स का इस बार इशू आया था, वैसे तो ब्रेक पैड्स में था, बट मैं सोचा रबड़ है वो खराब नहीं हो जाए, तो मैंने ब्रेक पैड चेंज करा लिए थे अभी, और वो EBC के डलवाए थे। अच्छा, और वो आपको पसंद नहीं आए होंगे आई के CBSE के? नहीं, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ही थी, स्टॉक ब्रेक्स तो सच बताऊं वर्स्ट है, बिल्कुल मतलब है। एक सुपर बाइक के अंदर ऐसी ब्रेक्स तो कभी भी नहीं आनी होनी चाहिए, लूट रहे हैं, मतलब वो वाली बात है। क्योंकि जो इनके स्टॉक ब्रेक्स उसके आते हैं, आई थिंक निसिन के आते हैं, निसिन के जो ब्रेक्स आते हैं दे आर दी वर्स्ट। मतलब मेरी RS खड़ी है पीछे, उसके अंदर भी ब्रेम्बो दिए हुए इन्होंने, तो वो ब्रेक्स गंदे थे, इसलिए मैंने ये लगाया। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम ये कि ब्रेक पैड्स आपके अवेलेबल नहीं होते R1 के। बिल्कुल, तो उसमें आप CL वगैरह की यूज कर सकते हो भाई, लेकिन वो क्या आपको अरेंज कराने पड़ेंगे। R1 के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका जो ब्रेक टाइप है ना, मतलब वो प्रॉब्लम बहुत आ रही थी इसको अरेंज कराने में, बट समहाउ 3-4 मंथ्स के बाद मैंने अरेंज कराया। इंजन ऑयल मैंने लिक्विड मोली का डाला, और समहाउ मैंने इसको अपने एंड पे ही सर्विस कराई है हर बार। कंपनी से कभी कॉल नहीं आया, या कंपनी के एंड से कुछ भी नहीं है, ना कोई स्केड्यूल है इसका कि आपको इस टाइम पे सर्विस करनी है। जीरो नेट सर्विस सपोर्ट है, जीरो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उनके लिए मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ, मतलब अगर मैंने ली होती या नहीं ली होती ना, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। समझ गया आपकी उनके लिए इट्स लाइक हाँ ठीक है, बिकी नहीं तो कोई वो वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इस बाइक को भी आपने अच्छा खासा लोड कर दिया? अच्छा खासा नहीं भाई, बहुत लोड करा, बहुत लोड कर दिया, अच्छा खासा, मतलब फुल्ली लोडेड है। जहाँ देख रहा हूँ, जहाँ हाथ लगा रहा हूँ, जहाँ नजर जा रही है मैं एक्सेसरी लगी हुई है। एक्चुअली इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हुई है। अगर आप फ्रंट से स्टार्ट करोगे तो कार्बन फाइबर मैंने इसके मडगार्ड लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने मैंने ये कार्बन फाइबर लगाया हुआ है। ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है? हाँ, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। ये भी कार्बन फाइबर है, ये समझ में आता है, फेंडर इसका कार्बन ये फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है। हाँ, ये भी मैं देख पा रहा हूँ, इधर कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है इसका। इसके जो फुटरेस्ट ये भी कार्बन फाइबर के हैं, मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल। इसका रियर मडगार्ड कार्बन फाइबर है, चेन गार्ड कार्बन फाइबर है, वो भी दिख रहा है, और इधर भी अपने काउल भी इसमें आई गेस कार्बन फाइबर का और एक्चुअली, और ये जैसे इसके RNG के ये भी कार्बन फाइबर है। लुई मोतो की सीट लगी हुई है। ये सीट बहुत कंफर्टेबल लग रही है देखने के अंदर। एक्चुअली में नहीं है भैया, नहीं है? मैं आपके व्यूअर्स को एक ही चीज बताऊंगा कि ये सीट बिल्कुल मतलब की नहीं है। अच्छा, आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 30,000 ऑन दिस। कुशनिंग अच्छी लग रही है देखने में, कंफर्टेबल लग रही है। एक्चुअली क्या है, RS में भी यही लगी हुई है और इसमें भी यही लगी हुई है। ये जेल सीट है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये दिखने में अच्छी लग रही है, बट आप थोड़ा सा भी चलाते हो ना वो नम हो जाती है। नम हो जाती है, वो मतलब कोई मतलब नहीं है। 30,000 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो ना कि आप एक कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं मिलेगा, मतलब नहीं है। लाइटेक का इसके अंदर मैंने ये क्विक रिलीज लगाया हुआ है। हाँ, ये लगाया हुआ है, और आपने तो मतलब हेली बार के हैंडल बार्स भी लगाए हैं। हैंडल बार भी, हैंडल बार चेंज है हाँ, इसका? हेली बार का लगाया ये हुआ है। स्टॉक और हैंडल बार में और इसमें क्या फर्क फील हुआ आपको? स्टॉक की जो पोजीशन होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा क्रैम्प्ड होती है, इसके अंदर वो थोड़े से वाइड हो जाते हैं, आपको कंफर्ट मिल जाता है। टू बी फ्रैंक इतना कंफर्ट नहीं है जितना ये प्राइस पे आए हैं, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज के हैं। अच्छा, लेकिन हाँ फिर भी मतलब बेटर है फ्रॉम द स्टॉक, स्टॉक से बेटर है। R1 की पोजीशन ना विशाल भाई बहुत अग्रेसिव है, और ये पोजीशन ना आपको मतलब थोड़ी देर चलने के बाद बहुत थका देती है, बिल्कुल थका है। तो इन हैंडल बार्स की वजह से और इन सीट की वजह से मैं एडिशनली थोड़ा 100, 150, 200 किलोमीटर चला लेते हो। हाँ, तो वो वाली है। मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, प्लस उसके सैमको के होस पाइप्स भी लगे हुए हैं इसमें। हाँ, मैंने होस पाइप भी चेंज कराए हुए, चेंज कर रखे आपने? क्या बिल्कुल, ये तो कोई नहीं करता है, तो मैंने भी नहीं देखा आज तक किसी बाइक ये करा रखे हैं मैंने। हेल की ब्रेक लाइंस लगवा रखी है, वो बहुत जरूरी है इस बाइक के अंदर कराना। वो लगा रखी है, क्योंकि विंगलेट्स लगा रखे हैं मैंने इसमें। ये जब आया था ना, ये तब वाले मॉडल के हैं, जब भी लॉन्च हुए थे ना R1 के लिए, मैंने तभी लगा दिए थे, तभी लगा लिए थे। जीरो ग्रेविटी की डबल लगा रखी है, और ये ब्रेम्बो का रिजर्वायर लगा रखा है मैंने। हाँ, वो मैंने देख लिया बिल्कुल। फिर उसके साथ आपका BMC का एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये स्टेज 1 ट्यून्ड है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं, छोटे छोटे मैंने और मॉड्स करा रखे हैं, जैसे इंजन गार्ड, क्लच गार्ड जो लगा रखे हैं, और छोटे छोटे इतने सारे मॉड्स। कंप्लीट अगर एक्सेसरी की वैल्यू की बात करें तो कितना पैसा लग गया एक्सेसरी के नाम पे, रफली आइडिया विद एग्जॉस्ट? रह गया इसका एग्जॉस्ट भी हम देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट उसमें तो आपने ऑस्टिन रेसिंग लगाया, जो कि मैंने
R1 में आज तक नहीं देखा इस शेप के अंदर। जनरली लोग वो लगाते हैं जो आता है ना एक्रापोविक का। एक्रापोविच लगाते हैं। एक्चुअली मुझे ऑस्टिन रेसिंग फ्रॉम द डे वन था कि भाई एजीवी का हेलमेट लेना है R1 के साथ, और दूसरा ऑस्टिन रेसिंग। तो एजीवी का हेलमेट लिया, ऑस्टिन रेसिंग ये लिया, लगाया मैंने। और जिस दिन मैंने ली थी, अगर मेरी डिलीवरी वाली वीडियो है मेरे चैनल पे, उसमें आप देखोगे गाड़ी फर्स्ट क्रैंक भी है ना ऑस्टिन रेसिंग के साथ ही। क्या बात कर रहे हो, मतलब तभी लगाया था? 0 किलोमीटर पे थी। अच्छा। और इसके एक्चुअली हेडर्स टाइटेनियम ही आते हैं, तो मैंने फुल सिस्टम नहीं लगाया क्योंकि नीड नहीं थी। आपने इसका कैट हटा के इसको डायरेक्ट किया होगा। हाँ, और आपको डिकैट करके ये एग्जॉस्ट की अगर मैं खाली वैल्यू की बात करूं तो भाई कितने का पड़ता है एग्जॉस्ट? 1.7 के करीब खाली स्लिप ऑन विद कैट, वो डीकैट जो इसका मिड पाइप के साथ आता है ना। फुल सिस्टम की नीड नहीं थी क्योंकि टाइटेनियम हेडर्स ऑलरेडी जरूरत नहीं है, वो जैसे 10R में होता है सेम एज दैट, तो कोई सेंस नहीं है। तो ये तो बेहद खतरनाक लाउड हो चुकी होगी आई गेस मेरे हिसाब से। इसकी आवाज, सो एग्जॉस्ट की आवाज सुनाते हैं बेस की। ऑस्टिन रेसिंग ये तो भैया एग्जॉस्ट की आवाज सुन के क्या मतलब मेरे को लग रहा है कि पुलिस वाले कभी परेशान करते नहीं करते। अभी हम यही बात कर रहे थे यार। एक्चुअली क्या है ना, बाकी राइडर्स जैसे आवाज करते हुए ज्यादा हम करते नहीं है। नॉर्मली जैसे इसको चलानी हो तो चलाते हैं। हाईवे पे भी कोई ऐसा नहीं है कि रेव लिमिटर खींचने में, वैसे भी बाइक्स के साथ नहीं चलाता हूँ इतना रफ इसको, तो शहर में भी चलाते कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, ये लाउड है बिल्कुल, कंपेयर्ड टू एक्रापोविच और एनी अदर एग्जॉस्ट, वो लाउड है। और R1 और ऑस्टिन रेसिंग की जो आवाज है ना, वो बाकियों से काफी अच्छी बेटर आती है। तो ऑस्टिन रेसिंग इज फॉर मी कि हाँ मुझे ये पसंद है। एससी प्रोजेक्ट थोड़ा सा रफ साउंड कर जाता है, इसमें बेस अच्छा है। हाँ, इसमें बेस अच्छा है, इसमें बेस अच्छा है बिल्कुल। तो ओवरऑल एक्सेसरी आपने बताई, हल्की ब्रेक लाइन आपने। भैया ब्रेक लाइन के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करो, ये क्यों जरूरी है? मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ ब्रेक लाइन के लिए, जो जापानीज इंजन जितने भी ना, एटलीस्ट वो 10R हो, हायाबुसा हो, इवन R1 की भी बात करें तो यार भाई देखो ऐसा है ना, मेरे को जहाँ तक ब्रेक लाइन, एक्चुअली मैं बाकी बाइक्स की बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उनकी ब्रेक्स कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे ये पता था कि जापानीज में भैया किसी की भी ब्रेक्स अच्छी नहीं है। हाँ, तो फिर तो ये सबके लिए है कि देखो इनकी ब्रेक्स अच्छी नहीं है और आपको पता है आप 130 140 तो चलोगे ही चलोगे, बिल्कुल। तो चलोगे तो आपको अगर इंस्टेंट ब्रेकिंग चाहिए तो वो उसके साथ नहीं आएगी। R1 के साथ तो क्या वुडी फीलिंग है, मतलब आप ना उसका लीवर अगर आप दबाते हैं ना स्टॉक में तो आपको लगता है ऐसी ब्रेक्स तो नहीं, तो आप उसके लिए इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे, आप उसके लिए आप कोर्सा कोटा भी लगा दोगे, लेकिन क्या जब तक आपकी ब्रेक लाइन से प्रॉपर फ्लूइड और हीट जो है ना वो कंट्रोल नहीं होगी ना, तो वो इस चक्कर में ब्रेक लाइंस आपकी जो ये स्टील वाली लगती है ना, ये हेल वाली, इससे स्टील ब्रेडेड लाइन, इससे ना आपकी ब्रेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो अगर किसी को बजट वाला इशू नहीं आ रहा है ना इस सेगमेंट में, तो कोर्सा कोटा और आपकी ब्रेक पैड्स और ये ब्रेक लाइंस, इसके बाद मैं R1 के लिए ही बता सकता हूँ कि डे नाइट भी बहुत छोटा इतना डिफरेंस आ चुका है। बिल्कुल, मतलब देयर इज सो मच डिफरेंस इन ब्रेकिंग के जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि आप 130 150 पे चल रहे हो, आप इंस्टेंट ब्रेक चाहिए आपको, कोई सामने आ जाए जिसके लिए इंडिया फेमस है हमारा, तो एकदम से गाड़ी रुक जाती है, कोई इशू नहीं आता है। भैया इस बाइक को चलाने के बाद आपने S1000 RR भी चलाया होगा, बूसा भी चलाई है, डुकाटी भी चलाई है, ऑफ कोर्स चलाई होगी। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी बाइक्स की आप बात कर रहे हो ना, सबके अंदर ना फ्लैट प्लेन इनलाइन बाई 1 मिनट गाड़ी है। नहीं, आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ, जितनी भी एक्चुअली बाकी गाड़ियां है ना अदर देन एप्रिलिया और डुकाटी, उन सब में ना फ्लैट प्लेन है। इसका जो वो है क्रॉस प्लेन है, अगर आपको पता होगा। फ्लैट प्लेन के अंदर क्या होता है कि जो आपका पावर होती है ना, वो मोस्टली टॉप एंड पे ज्यादा रहती है कि वो पूरा आप खींचते हो जब वो चलती है। इस बाइक के साथ जो मुझे बेसिकली नोटिस हुआ ना कि आप इसको किसी भी गियर में पुल करो ना, तो जो ये आपको झटका देती है, जिस तरीके से गाड़ी खींचती है, ये मैंने किसी और बाइक में नहीं देखा। सच है। इसका थ्रू आउट द रेव रेंज जो पावर है ना, मतलब वो दैट इज, मतलब आज भी मुझे 5 साल हो गए, 13,000 किलोमीटर चला ली, बट स्टिल जब भी मैं चलाता हूँ मैं इसका पूरा थ्रोटल नहीं खींच पाता हूँ, मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर वो पावर है। S1000 RR में इससे ज्यादा है, डुकाटी में इससे ज्यादा होगा, ZX10R में भी ऑलमोस्ट इसके है, बूसा में भी, बट वो गाड़ी ना टाइम लेती है। जैसे आप खींचते हो, लीनियर पावर मुझे थोड़ी सी लगी कंपेयर टू इसमें, तो ब्रूटल है। आपने एक्सेट करा, ये एकदम से एक्सप्लोड करता है पावर। जब फर्स्ट टाइम इसको चलाया था तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। भाई मैंने फर्स्ट टाइम चलाया था, अब लोग और आपके जो ऑडियंस है उनको तो थोड़ा मजाक लगेगा, मैं एक्चुअली पहले पल्सर 220 चलाया करता था। क्लासमेट और नवनीत की कॉपीज में ये आया करता था, जब पहले आपको याद होगा पीछे लास्ट वाले पेज पे ना कोई बाइक का एक फोटो आया करता था जिसकी डिटेल्स आती थी, उसमें मैंने कहीं R1 नाम पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में था मुझे R1 लेना है। नाम भी फैसिनेट कर रहा और बाइक भी मेरे को कुछ ज्यादा ही फैसिनेट कर गई थी, पुराना मॉडल, समझ गया। फिर ईयर टू ईयर वो चेंज होता गया, मुझे 2014 ज्यादा अच्छा लगता था, फिर उसके बाद 2015 आ गया। तो मैंने ये बाइक ली, जिस तरीके से इसके लुक्स थे या कुछ भी जिस तरीके से ये था, तो मुझे था कि भाई गाड़ी तो हमको मतलब आए कि R1 ही अब लेनी है, कोई ऐसा नहीं कहा मुझे कोई और बाइक भी लेनी है, कुछ और भी चूज करनी है। तो आई वाज श्योर विद माय डिसीजन कि मुझे R1 ही परचेज करनी है, और आपने ली।
हाँ देखो ये तो मालिक की और आप सबकी दुआएं हैं कि हाँ ले ली मैंने, क्योंकि ये बाइक बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल, वो अगर देख के समझ आने वाले गया। टाइम में भी अगर मैं कोई और बाइक्स भी लेता हूँ ना, तो दिस बाइक इज गोइंग टू विथ मी फॉर एवर एंड एवर। मतलब ये बाइक को मैं सोच भी नहीं सकता किसी और के हाथ में देने के लिए, और ना मैंने दिया है नॉर्मल टेस्ट राइड के लिए भी। एक क्वेश्चन भैया माइंड में आता है, बिल्कुल सभी भाई। के माइंड में आता है। मैं जनरली लोग मुझसे R1 के लिए पूछते हैं, R6 के लिए पूछते हैं, मैं उनको मना करता हूँ यामा की कोई बाइक नहीं लेनी। तो प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि R1 लेना। इंडिया में क्यों नहीं लेनी चाहिए। मत लेना। एक्चुअली सबसे बड़ी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का है। कुछ भी अगर XYZ इस गाड़ी में इशू आ गया तो आप बस चक्कर ही खाते रहोगे, धक्के खाते रहोगे। फिर आपको आफ्टर मार्केट में जो ऑप्शन मिलेगा ना, आपको उसी के साथ सेटल होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। जैसे आज मुझे अगर इस गाड़ी की टेल टाइडी भी लेनी है तो मुझे उसके लिए भी इतने धक्के खाने पड़े थे ना। एक बेसिक सी टेल टाइडी अच्छा। हाँ नहीं मिलती है, क्योंकि जब मैंने 2018 में ली थी R1 तब तो वैसे भी कोई नहीं जानता था। हम्म। इतनी रेयर है तो कोई रखता नहीं था, और जो रख रहा था तो वो इतनी प्राइसिंग चार्ज करता था। ये टेल टाइडी मुझे 20,000 रुपए की पड़ी है। बिल्कुल, 10,000 RNG की है। RNG की है, टेल टाइडी 20,000 की है। वो है तो R6 हो, R1 हो, या MT10 हो गई, MT9 हो गई, वो तो शायद है भी नहीं। तो इन बाइक्स के साथ क्या यामा का सपोर्ट नहीं है। नहीं है तो सपोर्ट। आप ले तो रहे हो अपना हार्ड एंड मनी से, बट आपको कुछ मिलेगा नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे 5 सालों में यामा से एक बार ये कॉल नहीं आया कि आपकी बाइक कैसी चल रही है, या कुछ भी XYZ जो भी कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने कोई नहीं करा। दे हार्डली गिव अ, समझ लो अब आप, मतलब उनको कोई फर्क नहीं ऑन रिस्क है, मतलब आपको अपने रिस्क पे लेनी है, बस अपने आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करनी है। शौक है आपको लेनी है। हम्म। इससे अच्छा सब्स्टिट्यूट है ZX10R ले लो भाई। आपको एक्सक्लूसिव होना है तो अब सेकंड हैंड मार्केट में R1 तो आने लगी है, लेकिन वही है कि अगर सर्विस इशू आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो वो आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, यामा में नहीं होगी। और अगर वो पार्ट मंगवाते भी हैं तो इट विल टेक टाइम 6-7 मंथ्स। बिल्कुल। तो वो लगेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि भाई बाइक लो तो ये देख लेना, लफड़े आए कुछ भी तो संभालना है आपने, और आपने आपने कैसे संभालना। संभालना है, आपने मैनेज करना है। बस और हम तो राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में तो इसको मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता होगा भाई। भैया। ये एक तो सबसे पहले इकलौती गाड़ी, ठीक है, तो वैसे भी राजस्थान वालों को तो पता ही नहीं है। जब मैं कि है यामा क्या वालों को करा फोन, हाँ भैया वो R15 कह रहे हो ना, मैंने कहा भाई R1 है। R1 है तो शायद पुराना मॉडल होगा, नया है तो उनको पता ही नहीं रिकॉर्ड्स में कि भी R1 भी है नया मॉडल इंडिया में, राजस्थान में। तो कुछ भी नहीं है। मुझे हर चीज़ के लिए दिल्ली, पहले मैं खुद दिल्ली ट्रैवल करता था इसके साथ। अच्छा। कि दिल्ली ट्रैवल करता था, कोई पार्ट्स लगाए वापस आता था। बट विद टाइम है ना, अब मैं उसको जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेंटेनेंस इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। मेरे को 5 साल हो गए, 12,000 किलोमीटर चल गई। सिर्फ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर क्लीन कराता हूँ, और आपका कूलेंट चेंज कराया, और ब्रेक पैड चेंज कराया। इसके सिवा इस गाड़ी में कुछ भी इशू नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है कि कंप्लीट बेस सर्विस का जो आप एस्टिमेट बता रहे हो, इंजन ऑयल वगैरह, तो वही नॉर्मल बाइक जितना ही आता होगा। बेसिक है। वैसे देखो, आप किसी कंपनी में जाते हो तो वो आर्ली चार्ज करते हैं, या आपका वो लेबर चार्ज जो वो जोड़ देते हैं, टैक्स जोड़ देते हैं। यहाँ पे तो आप खुद का अपने मैकेनिक को बुला देते हो, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उससे आप अपना कूलेंट चेंज करा लो, इंजन ऑयल चेंज करा लो, छोटा मोटा लेबर दे दो, दे आर गुड विद इट। तो आपको कोई ऐसा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ पार्ट्स का जो खर्चा वो है, और कुछ भी नहीं है। भाई मेरे आपने ना ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी अपने अकॉर्डिंग कोई अगर स्टोरी हो, कोई R1 को लेकर स्पेसिफिक कोई बात शेयर करना चाहे तो प्लीज। भाई देखो, एक सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी के साथ आप लॉन्ग टूर नहीं कर सकते। जैसे आप ZX10R क्या कर लोगे, S1000 आ रहा तो वैसे भी जानी जाती है इस चीज़ के लिए। इसके साथ डुकाटी जैसी बाइक्स के साथ आप टूर नहीं कर सकते। आप 100, 150, 200 किलोमीटर चलाओगे, आपको रिग्रेट चालू हो जाएगा। बिल्कुल। आपके ये शोल्डर्स, आपके ये फोर आर्म्स बुरे वाले पेन करेंगे। चाहे आप कितने फिट हो, कुछ भी हो, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन बाकियों के लिए बता रहा हूँ, कितने भी फिट हो, ये इशू है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्विस का जो आपको मैंने बताया था, पावर ईजी नहीं है हैंडल करना। नहीं है इजी हैंडल करना। मैं इसको खैर A मोड पे चलाता हूँ, और ये स्टेज 1 ट्यून्ड है, क्योंकि एग्जॉस्ट के कारण मुझे इसको ट्यून कराना ही था फ्यूलिंग के लिए। तो मैं ट्यून कराई। पावर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है इसके अंदर। ठीक है। एग्जॉस्ट नोट जो है ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। और यही है कि बाकी तो इस बाइक के साथ ऐसा है कि टचवुड ये इसने अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं दी। एक बैटरी वाला इशू जो था, उसके सिवाय प्रॉब्लम नहीं दी। उसके बाद कभी कोई दिक्कत आई भी है बैटरी को लेके? नहीं, मैं शीडो की बैटरी यूज कर रहा हूँ, वो लाइट वेट भी है। और एट द सेम, हाँ एक चीज़ है, अगर आपने ना किसी सुपर बाइक को सेल्फ लेते हुए देखा होगा तो वो एक सेल्फ में स्टार्ट होती है। जैसे मेरी RS वो एक सेल्फ में स्टार्ट होती है। इसके साथ नहीं, सेल्फ लंबा लेती है, बिल्कुल लंबा लेती है। इसका जो क्रैंक है वो हैवी है, तो जो स्टार्टर मोटर है उस पर लोड आता है। तो जो स्टॉक बैटरी आती थी ना, वो ढंग से स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। शीडो के अंदर पावर जाता थी, तो वो प्रॉपर भी चल रही है। 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इशू दे। कोल्ड स्टार्ट में थोड़ा सा रहता था, लेकिन फिर भी राजस्थान में इतनी गर्मी, वो ठंड नहीं है, तो दिक्कत नहीं आती। तो पार्ट्स को लेके आपको थोड़ा सा इशू रहेगा, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेरी तरफ से आपने सारे क्वेश्चन क्लियर किए, तो थैंक यू सो मच भैया, इतना टाइम देने के लिए, बाइक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। होपफुली ये वीडियो बहुत लोगों के काम आने वाली है।
जो कि आज के डेट में भी आपको पता है R1 की फैन फॉलोइंग है इंडिया में। बहुत ज़्यादा है बहुत एक्चुअली। ज़्यादा अभी है। मेरे को मेरा खुद का भी चैनल है, तो उसमें मुझे बार बार यही रहता है कि R1 की वीडियो बनाओ। चाहे मैं कोई भी वीडियो डाल दूंगा ना, XYZ दे विल ऑलवेज कम विद लेके R1 की वीडियो बनाओ। भाई चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए भैया। एन एविड ट्रैवलर के नाम से है मेरा चैनल है। तो उसके अंदर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो हर किसी का ये रहता है कि R1 की वीडियो डालो बस। तो गाइस भैया का चैनल जाके सब्सक्राइब करिए, आपको R1 से लेके बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली में वहाँ पे R1 रिलेटेड कंटेंट बहुत है, जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो काफी हेल्पफुल हो ही जाएगा। और प्लस इसकी साउंड तो आपको पता ही ये सभी को पता है, तो खतरनाक आवाज है। तो थैंक यू सो मच भैया टाइम देने के लिए। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट बाइक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू भैया, टेक केयर।